जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 48। आज के लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन होम असाइनमेंट थी आपकी, जिसमें हम सीख रहे थे ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट कंपनसेशन वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड ये स्टडी करना है हमने। प्रीवियस लेक्चर में से सबसे पहले कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। तो लास्ट में अपना प्रॉमिस तोड़ रहे थे, जिसकी वजह से कुणाल की मिल बंद हो गई। तो आपने कहा था इसमें कि कुणाल डैमेजेस क्लेम कर सकता है तो ऑर्डिनरी डैमेजेस। जी जी, मगर पीछे सॉल्यूशन में लिखा था कि नॉट रिस्पांसिबल टू कुणाल फॉर द लॉस। मिल के देखें, अक्सर ऐसा होता है कि जो कोई पर्सन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, फैक्ट्री रन कर रहा होता है, उसे अपनी फैक्ट्री के रन करने के लिए कुछ इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो कोई मशीनरी भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए उसने किसी के साथ कोई रॉ मटेरियल बाय करने का या मशीनरी बाय करने का एग्रीमेंट किया और ड्यू डेट पे उस पर्सन ने उसे रॉ मटेरियल या मशीनरी प्रोवाइड नहीं की, तो क्या इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से डैमेजेस अदा करने पड़ेंगे उस फॉल्टी पार्टी को? इसका जवाब है यस, डैमेजेस अदा करने पड़ेंगे। अच्छा, डैमेजेस कौन से अदा करने पड़ेंगे? ऑर्डिनरी डैमेजेस, जो कि क्या होंगे, उसका जो मार्केट प्राइस का फर्क होगा चीज़ों का, वो ऑर्डिनरी डैमेजेस होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया गया था कि आप ये इनपुट अगर प्रोवाइड नहीं किया टाइम पे तो ये मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, अगर ये बताया गया, क्योंकि अगर फैक्ट्री बंद, जैसे फ़र्ज़ कीजिए हम किसी को ऑर्डर देते हैं एसी का और वो टाइम पे एसी प्रोवाइड नहीं करता, क्या उस एसी के ना आने की वजह से कॉलेज बंद हो जाएगा? क्या कॉलेज बंद नहीं होगा, तो नॉर्मली वो यही एज्यूम करेंगे। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर हमने चिल्लर ऑर्डर किया और वो बेसिकली आईटी रूम में, सर्वर रूम में उसको हमने इंस्टॉल करना है, क्योंकि अगर वहाँ पे चिल्लर ना हुआ तो जो सिस्टम है हीटअप होके बंद हो जाएगा, ऑनलाइन का सारा सेटअप डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके बगैर ऑनलाइन सिस्टम चल नहीं सकता। अब अगर हम चिल्लर मंगवाते हैं और वो ड्यू डेट के ऊपर चिल्लर हमें प्रोवाइड नहीं करता, वो एसी प्रोवाइड नहीं करता पर्सन, तो हम उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि क्या उससे जो मार्केट रेट का डिफरेंस होगा या ऑर्डिनरी डैमेजेस, उससे वो ऑब्टेन करेंगे हम, या कि ऑनलाइन एजुकेशन डिस्टर्ब होने की वजह से जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे पास नहीं आए, कुछ दिन एडमिशन नहीं ले सके, या हो सकता है इस वजह से कोई स्टूडेंट छोड़ के चले गए हों, ये सिस्टम ठीक नहीं फॉर एग्जांपल, वो पैसे भी क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन ये है स्पेशल डैमेज। आप कोई मार्केट प्राइस का फर्क ऑब्टेन कर सकते हैं या कोई ऑर्डिनरी डैमेजेस जो कल इस रीजन की वजह से कि इस मटेरियल के ना आने की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई, बिजनेस स्टॉप हो गया, ये क्लेम नहीं कर सकते जब तक के कम्युनिकेट ना करें। ठीक है, तो इस जो होम असाइनमेंट इसमें 2-3 क्वेश्चन इसी तरह के हैं, जिसमें वो कहता है कि जी कोई पुर्जा मंगवाया और फैक्ट्री नहीं चल सकी, वो उसने पुर्जा टाइम पे डिलीवर नहीं किया, फैक्ट्री बंद हो गई। क्वेश्चन ये है फैक्ट्री बंद होने का जो प्रॉफिट है वो हम क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? इसका जवाब सिंपल, अगर आपने उसको ऑर्डर देते हुए ये बताया था कि भाई अगर आपने इसको डिलीवर नहीं किया ना हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, अगर कम्युनिकेट किया था तो फिर आप ये स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, वरना आप स्पेशल डैमेज क्लेम, फैक्ट्री बंद होने का जितना नुकसान हुआ वो आप क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन में उसने ये चीज टेस्ट की कि अगर कम्युनिकेट ना किया गया हो, क्या ये स्पेशल डैमेजेस, फैक्ट्री बंद होने के डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं? एक तो ये। एक दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा कि फैक्ट्री मालिक ने ये बता दिया था कि अगर तुमने पुर्जा प्रोवाइड नहीं किया ना तो हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, पुर्जा इस वक्त इतना अहम है तो टाइम पे लेके आना। कम्युनिकेट कर दिया, और जब वो नहीं ला सका 2 दिन,
तो क्या अब की बार जो फैक्ट्री बंद होने का नुकसान है वो क्लेम किया जाएगा? वो नुकसान क्लेम किया। क्वेश्चन ये है कि वो नुकसान कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वो नुकसान ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा कि पूरे साल का जितना प्रॉफिट होता है उसको डिवाइडेड बाय 365 करें और 2 दिन से मल्टीप्लाई करें, ये नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर इन 2 दिनों में कोई स्पेशल ऑर्डर आया हुआ था, गवर्नमेंट का कोई स्पेशल ऑर्डर था, क्या वो क्लेम कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। क्यों क्लेम नहीं कर सकते? क्योंकि आपने सिर्फ इतना बताया था कि फैक्ट्री बंद हो जाएगी। उस फैक्ट्री के बंद होने से कोई खास नुकसान होगा, खास ऑर्डर अगर डिलीवर नहीं हो पाएगा, उसके बारे में जिक्र नहीं किया था। तो एज्यूम किया जाएगा फैक्ट्री बंद होने से आपको नॉर्मल लॉस ही होगा, जो रूटीन में आपका प्रॉफिट होता है सिर्फ वही होगा, कोई स्पेशल प्रॉफिट का नुकसान नहीं होगा। इसीलिए ये क्लेम नहीं किया जा सकता। रूल बड़ा सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट करते हुए जिस नुकसान के बारे में आपने बता दिया कि अगर आपने इसको ब्रीच किया तो हमें ये नुकसान होगा, वो तो आप क्लेम कर सकते हैं। और जिस नुकसान के बारे में नहीं बताया वो क्लेम नहीं कर। उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगे आपको, यानी जो रूटीन में होते हैं, जो रूटीन में होते हैं, और जिसका रूल क्या होता है? मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क। क्लियर? या अगर मार्केट प्राइस नहीं है तो जो भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे की गई होगी, आपने पे की होगी किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट, सिर्फ वो जो प्रॉफिट था वो अगर आप नहीं अर्न कर सके लेट डिलीवरी की वजह से, किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट अर्न नहीं, किसी दूसरी एक्टिविटी पे प्रॉफिट अर्न नहीं कर सके इस लेट डिलीवरी की वजह से, वो आपको नहीं मिलेगा। वो स्पेशल डैमेज है, वो आपको नहीं मिला क्योंकि आपने कम्युनिकेट नहीं किया था। तो क्लियर हो गया ये बात जी? और की क्वेश्चन? वन बाय वन जी। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए कम्युनिकेट कर दें कि फ्यूचर में हमें ये लॉसेज आएंगे? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अगर कम्युनिकेट कर दे कि फ्यूचर में अगर आपने डिलीवर नहीं किया तो फ्यूचर में आने वाले कॉन्ट्रैक्ट जो भी आए ही नहीं है, जिनका वजूद ही नहीं है, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, वो भी चले जाएंगे, वो टू रिमोट है। आपने सिर्फ उन्हीं के डैमेजेस क्लेम करने हैं जो इसकी वजह से नुकसान हुए, जो उस वक्त वजूद में हो, एग्जिस्ट कर रहे हो। और कोई क्वेश्चन जी? नहीं, ऑर्डिनरी डैमेजेस की देखिए, अगर कोई एक चीज, एक मशीन या एक रॉ मटेरियल के आने से फैक्ट्रीज नॉर्मली बंद नहीं होती। अगर वो रॉ मटेरियल इतनी ज्यादा क्वांटिटी का है या इतना ज्यादा अहम है तो फिर आपको कम्युनिकेट करना चाहिए एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी? जी, और कोई क्वेश्चन? स्टडी टिप में क्या कह रहा है? हाँ, ये आज का बिल्कुल एक कंसेप्ट है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एग्रीड पार्टी टू मिनिमाइज लॉस। कि एग्रीड पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो लॉस को मिनिमाइज करे। ठीक है जी? अच्छा, एक छोटी सी आपको बल्कि प्रैक्टिकल एग्जांपल मुझे याद आ गई। हमारे फर्म, जिस फर्म से हमने आर्टिकल किए ना, उसमें जब आप क्वालिफाई करते थे तो आपको असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे अपॉइंट किया जाता था और गाड़ी दी जाती थी। वो गाड़ी इंश्योर्ड गाड़ी होती थी, यानी फर्म ने इंश्योरेंस करवाई होती थी, और अगर कभी कोई हादसा वगैरह हो जाए तो उसकी इंश्योरेंस क्लेम की जाती थी। अच्छा, इंश्योरेंस में हमारे सीनियर्स ने हमें बताया था कि एक अमाउंट होती है, ये नहीं कि आप थोड़ी सी कोई गाड़ी लगी है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कराने पहुंच जाए। अगर कोई शायद 10,000 की अमाउंट थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, अगर उससे ज़्यादा का कोई नुकसान हुआ है ना, फिर इंश्योरेंस वाले क्लेम को एक्सेप्ट करते थे। वो कहते थे ये 200-400 का या 1-2 हज़ार का नुकसान जो है ना, ये नहीं, अगर हो भी गया है तो आप उसको होल्ड में रखें, जब वो कोई दूसरा नुकसान होगा फिर, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को गाड़ी भिजवाएं वो सारी फिर मुनासिब नहीं। तो हम क्या करते, हम नहीं करते थे कुछ लोग क्या करते थे कि अगर गाड़ी कहीं पे ठुक गई है ना और एस्टिमेट लगवाया कि 3,000 लगेगा, हम क्या करते थे, रिवर्स करके दूसरी साइड भी ठोक देते थे 10,000 से ऊपर जाए। हाँ, 10,000 से इंश्योरेंस हुई हुई है। लॉ यहाँ पे क्या कहता है? कहता है ये तो चले इंश्योरेंस उनका अपना एग्रीमेंट, वो लगा, इसको डिस्कस नहीं करते। लॉ ये कहता है अगर किसी बंदे की वजह से आपको नुकसान हुआ 3,000 का, और आपने फिर इसको अपनी नेग्लिजेंस की वजह से बढ़ा दिया, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं की, बढ़ा दिया और 12,000 पे ले गए,
तो आपको अलाउ कितना होगा? 3000। ये वो कह रहा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एग्रीड पार्टी टू मिनिमाइज लॉस। इसी तरह एक और एग्जांपल, उसने एक वो केस शायद इस बुक में डिस्कस नहीं हुआ। एक ट्रेन, जैसे लाहौर से किसी ने जाना है इस्लामाबाद, रास्ते या लाहौर से फर्ज कीजिए जाना है मरी, बस के जरिए से जा रहे हैं, रास्ते में बस ने इस्लामाबाद गलती से जो ड्राइवर ने इस्लामाबाद में उतार दिया। अब वो बंदा पैदल इस्लामाबाद से मरी जा रहा है। अब जो उसके या टैक्सी के जरिए से जा रहा है, अब जो उसके यहाँ पे डेस्टिनेशन तक जाने का एक्सपेंस होगा वो तो ऑर्डिनरी डैमेज है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ। अब हुआ क्या, चलते चलते रात का टाइम था, ठंड थी, उसको फ्लू हो गया, उसको बुखार हो गया, तबीयत खराब। अब उसकी जो तबीयत खराब हुई, ये भी एक्सपेंसेस क्लेम फर्ज कीजिए कि वो करवा सकता है, लेकिन उसने कहा ठीक है एक्सपेंस तो मैं क्लेम करवा सकता हूं। अब एक है सरकारी हॉस्पिटल, वहां पे भी इलाज हो सकता है। उसने कहा अब मौका आया, वो जिसका सारी जिंदगी इंतजार कर रहा था, मैं प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाऊंगा। और उसने एक प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया, और वही इलाज जो 400-500 में हो सकता था, 50,000 बिल बन गया। अब बताइए क्या इसको 500 रुपया अलाउ होना चाहिए कि 50,000? 500। यही वो समझा रहा है इस कंसेप्ट में, इट इज द ड्यूटी ऑफ एग्रीड पार्टी टू मिनिमाइज लॉस। यानी जब आपको पता चल जाए कि हमें कंपनसेशन हो जाएगी जो दूसरी पार्टी ने नुकसान किया है, तो उसके बावजूद आपने कोशिश करनी है कि नुकसान कम से कम हो, उसे बढ़ने चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आपको सिर्फ वही अमाउंट अलाउ होगी जो कि रीजनेबल तौर पे हो सकती थी। अगर आपने उसको एग्जैजरेट किया अपनी किसी नेग्लिजेंस की वजह से, वो अमाउंट आप क्लेम नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होगी। ये बात समझ आ गई? एग्रीड पार्टी टू मिनिमाइज लॉस। और कोई क्वेश्चन? देखिए अगर वो हॉस्पिटल उस सिचुएशन का फिर एनालिसिस किया जाए ना, फर्ज कीजिए उस जगह पे और कोई हॉस्पिटल नहीं है करीब तरीन, और वो मसला भी ऐसा है कि फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है, उस सूरत में उसको अलाउ किया जा सकता है। यानी मिनिमाइज लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है अगर हो सके। अगर हो ही नहीं सकता तो फिर जाहिर है जितना डैमेज होगा, जितना लॉस होगा, कंपनसेट होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के मजीद कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा था क्वेश्चन नंबर 13, हाई बिल क्लास में एक स्टूडेंट ने कहा था क्वेश्चन नंबर 13 सर डिस्कस कर दीजिएगा। 13 हमने कल कर लिया था। 30 में आसिफ ने बशीर को, ये तो कल डिटेल में नहीं कर लिया था हमने सर। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। आयरन 500 kg है, डिलीवर एट स्टैंडर्ड टाइम। हाँ, तो इसमें स्पेशल डैमेजेस थे क्या? स्पेशल डैमेज अलाउ होंगे कि नहीं होंगे? 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में वो भाई कह रहे थे चलें 17 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 13 जिन्होंने कहा है रिपीट करवाने के लिए, वो भाई क्लास के बाद समझ लीजिएगा। 17, 16 तक हमने कर लिए थे। आजम डिलीवर्स टू बाबर ए कॉमन कैरियर, यानी बाबर ट्रांसपोर्टर है। ए मशीन टू बी डिलीवर्ड विदाउट डिले टू आजम्स मिल, इन्फॉर्मिंग दैट हिज मिल हैज स्टॉप्ड फॉर वांट ऑफ द मशीन। उसने बता दिया कि मेरी मिल इस मशीन के ना होने की वजह से बंद हो चुकी है, इसीलिए टाइम जो एग्री हुआ उसने कहा टाइम पे लेके आना इसको। बाबर अनरीजनेबली डिलेज द डिलीवरी ऑफ मशीन एंड आजम इन कॉन्सिक्वेंसेस लूजेस ए प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट। और आजम ने एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट लूज कर दिया। अच्छा, एक चीज, क्या इसमें उससे कम्युनिकेट कर दिया था? कम्युनिकेट क्या किया था? मिल बंद होने के बारे में कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? मिल बंद। तो इसका मतलब है अब इसकी वजह से जो मिल बंद होने का नुकसान है वो अदा करना पड़ेगा। ये एक समझ लीजिए कि ये स्पेशल डैमेजेस है, ठीक है। ऑर्डिनरी डैमेजेस केस में क्या होते हैं, अगर उसी दिन वो पुर्जा किसी और बंदे के पास भी अवेलेबल होता हाई कॉस्ट पे, तो ये बाय कर लेता, हाई कॉस्ट पे पे करता, वो ऑर्डिनरी डैमेजेस होते हैं। लेकिन यहां पे उसने ऑर्डिनरी डैमेजेस नहीं, क्योंकि शायद वो पुर्जा अवेलेबल ही नहीं था। तो ऐसा हो सकता है क्या किसी क्वेश्चन में कि ऑर्डिनरी डैमेजेस हो, स्पेशल डैमेजेस दोनों हो सकता है। हमने वो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको हाईलाइट करवाए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल ना हो? ये भी हो सकता है। हमने कुछ
क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ स्पेशल डैमेजेस हों, ऑर्डिनरी ना हो? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे इस केस में अब मार्केट प्राइस एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, किसी और के पास वो पुर्जा है ही नहीं, और वो ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करके भी अपना फैक्ट्री नहीं चला सकता। तो अब क्या हुआ, अब उसकी जो मिल बंद हुई है, इसकी वजह से जितने दिन उसका प्रॉफिट वो अर्न कर सकता था और अब नहीं कर सकता, वो डैमेजेस के तौर पे क्लेम करवाएगा। समझ आ रही है कोई चीज? अब डैमेजेस के तौर पे क्या क्लेम करवाएगा? मिल जितने दिन बंद हुई है उस पे जो प्रॉफिट उसने कमाना था वो नहीं कमाया, उतने दिन का प्रॉफिट, वो डैमेज। अच्छा, क्या क्वेश्चन ये है, क्या जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है इस पे जो प्रॉफिट होना था उसको, क्या ये भी डैमेजेस में क्लेम करवा सकता है? नहीं, क्यों नहीं करवा सकता? ये कम्युनिकेट ही नहीं किया था। अगर कम्युनिकेट किया होता तो उस सूरत में गवर्नमेंट वाला भी क्लेम कर सकता था, लेकिन उसने जितना कम्युनिकेट किया उतना ही क्लेम होगा। उसने फैक्ट्री की हद तक कम्युनिकेट किया, फैक्ट्री की हद तक क्लेम होगा। जी, ऑर्डिनरी डैमेजेस उस वक्त होते अगर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके या ज्यादा प्राइस पे करके इस पुर्जे को अवेलेबल कर देता, मशीन को चला लेता, वो हम कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस। ठीक है, इस ब्रीच की वजह से चूंकि उसका दूसरी एक्टिविटीज पे नुकसान हुआ, जो दूसरी एक्टिविटी वो उसमें स्पेशल डैमेज में है। जी, पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था? फैक्ट्री बंद हो, बिल्कुल। इसमें भी मैं ये कह रहा हूँ वो फैक्ट्री बंद होना, वो ऑर्डिनरी डैमेजेस होगा। देखिए, डैमेजेस क्लेम कर सकते, एग्रीड, उसमें शायद कम्युनिकेट की बात नहीं की होगी। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद उस केस में उसने कहा होगा कि कम्युनिकेट नहीं किया, इसीलिए मैंने क्लेम नहीं करवाया। उसमें कम्युनिकेट नहीं किया था, हाँ, उसमें कम्युनिकेट नहीं किया था। इसमें चूंकि कम्युनिकेट किया है इसीलिए हम इसको क्लेम करवाए। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हो, तीसरी पार्टी के साथ अगर कोई पार्टी इन्वॉल्व होती है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा कोई। जब एक तीसरी पार्टी अगर किसी फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी में ऐड होती है ना, तो याद रखे फिर कोई ना कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, वरना एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो ही पार्टीज होती हैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। 18 Joseph contracts to pay a sum of money to Biden on a day specified. Joseph does not pay the money on that day. Biden, in consequence of not receiving the money on that day, is unable to pay his debts and is totally ruined. How much is Joseph liable to pay to Biden? देखिए, सिंपल रूल है मनी के केस में, जब कभी डिले ऑफ पेमेंट हो आपने सिर्फ रीजनेबल इंटरेस्ट पे करना, रीजनेबल इंटरेस्ट, और जो के पार्टनरशिप एक्ट में उसने बताया हुआ है 6%, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसने नहीं बताया लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में बताया 6%। तो इस सिचुएशन में कितनी पेमेंट करनी चाहिए? कितने? हाँ, डैमेजेस के तौर पे कितनी अमाउंट पे, प्रिंसिपल तो पे करनी है, डैमेजेस के तौर पे इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर। जी 19। अच्छा, अब ये शिप वाली केस स्टडी है कि जो मुश्किल सी वर्डिंग के साथ होती है। P, a ship owner contracts with Haris to convey him from Karachi to Sydney in P. शिप ओनर है मिस्टर P और मिस्टर H जो है उसके साथ उसने एग्रीमेंट किया उसको कराची से सिडनी पहुंचाने का। कराची से सिडनी कौन जा रहा है? H, हारिस। ठीक है। सेलिंग ऑन द 1 जनवरी, 1 जनवरी को, एंड हारिस पे टू P by way of deposit 50% of his passage money, और उसने उसे 50% एडवांस में पैसे अदा कर दिए हैं हारिस ने। हारिस जा रहा है सिडनी और उसने एडवांस में 50% पे कर दिया। सिडनी कब स्टार्ट हो रहा है सफर? 1 जनवरी को। The ship does not sail on the 1 जनवरी and Haris, after being in consequences detained in the Karachi, शिप जो है वो नहीं जा सका और हारिस कराची में ही फंस गया कुछ टाइम के लिए। एंड देयर वे पुट टू सम एक्सपेंसेस,
और कुछ खर्चा भी हुआ, जाहिर है होटल में स्टे किया होगा उसने, उसका कुछ एक्सपेंसेस भी हुए। प्रोसीड्स टू सिडनी इन अनदर वेसल एंड इन कॉन्सिक्वेंसेस अराइविंग टू लेट इन सिडनी लूजेज ए सम ऑफ मनी। और फिर जब वो भागदौड़ करके एक दूसरी शिप के जरिए से सिडनी पहुंचा, तब तक वक्त गुजर चुका था, उधर जो उसने कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस डीलिंग करनी थी वो खत्म हो चुके थे। हाउ मच इज बी लायबल टू पे टू हारिस। अब इसमें दो तरह के डैमेजेस हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस कौन से हैं? जो उसने होटल में स्टे किया, लेट हुआ, वो ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं। और स्पेशल डैमेजेस कौन से हैं? जो सिडनी में कॉन्ट्रैक्ट लॉस हुआ उसका, वो स्पेशल। क्या क्लेम होगा? ऑर्डिनरी डैमेजेस क्लेम होंगे। जो होटल में स्टे करने के, जो कराची में स्टे करने डिटेन हो गया, उसके एक्सपेंसेस हैं। क्या सिडनी में जो उसका नुकसान हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लॉस हुआ, उसके डैमेजेस होंगे? नहीं हो। क्यों नहीं होंगे? वो कम्युनिकेटेड नहीं था। शाबाश। चलिए, हाँ, और ऐसी सिचुएशन भी होगी जो उसने एडवांस दिया था, वो हाँ एडवांस तो भूल ही गए हम। ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस में एडवांस तो भूल ही गए, एडवांस भी वापस होगा। चलिए, तो इसमें ऑर्डिनरी डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस में फर्क समझ आ रहा है आपको? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, Xi Ping contacts to sell and deliver to Putin on the 1st of January certain cloth which Putin intends to manufacture into caps of particular kind, for which there is no demand except at that season. ईद के दिन है और ईद के दिन में पुतिन ने एग्रीमेंट किया ज़ी पिंग के साथ कि भाई मुझे तुम डिलीवर करो क्लॉथ, ताकि मैं उसके कैप्स बनाऊं। ईद पे ही बिकेंगे ये, ईद के अलावा और नहीं बिकेंगे। द क्लॉथ, उसके ऊपर ईद मुबारक लिखा होगा, बिल्कुल। अच्छा, क्या उसने लिखा हुआ है विच पुतिन इंटेंड्स टू मैन्युफैक्चर इनटू? क्या उसने कम्युनिकेट किया है ज़ी पिंग ने कि इसे मैं वो वाले कैप बनाऊंगा जिसके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ और ईद के दिनों में सेल होगी? क्या बताया या नहीं बताया? पुतिन ने ज़ी पिंग को नहीं बताया। पक्का उस जिक्र तो कर रहा है, लेकिन जिक्र के साथ उसने लफ्ज इस्तेमाल किया इंटेंड्स, कम्युनिकेट किया, उसका अपना इरादा है। क्लॉथ इज नॉट डिलीवर्ड टिल आफ्टर द पॉइंटेड टाइम। पॉइंटेड टाइम में डिलीवरी नहीं हुई, बाद में हुई। डैमेजेस तो मिलेंगे। डैमेजेस क्या होंगे? ऑर्डिनरी डैमेज, मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो फर्क हो, यानी ऑर्डिनरी डैमेजेस मिलेंगे। सवाल ये है कि उसके वजह से जो उसने कैप बनाने थे, कैप नहीं बना सका, और कैप बनाता तो जो उस स्पेशल ओकेजन पे सेल करता जितना प्रॉफिट होता। ये क्या है? ये स्पेशल डैमेज। ज़हन में रखिएगा, ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस दोनों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी डैमेज है ये उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, यानी डायरेक्टली, और यानी उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उसी के ऊपर। और जो स्पेशल डैमेजेस है ये उस ब्रीच की वजह से जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं। अब इसके जो दूसरे कैब के जो उसने सेल्स कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कस्टमर के साथ करने थे, अब नहीं कर पाएगा, सेल नहीं हो पाएंगी। अब क्या ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम कैसे? वो तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या ये कैप वाले प्रोजेक्ट पे जो प्रॉफिट उसे होना था, क्या वो क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कम्युनिकेट नहीं हुआ, ये स्पेशल डैमेजेस है और इसे कम्युनिकेट नहीं किया। तो इसमें ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज में फर्क समझ आ गया? ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या हो? वो लेट डिलीवरी की वजह से मार्केट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क, अगर मार्केट में वो अवेलेबल होते हैं। और स्पेशल डैमेजेस क्या हैं? जो उसने कैप का कॉन्ट्रैक्ट करना था, ये तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का किया है? सर्टेन क्लॉथ का। इस क्लॉथ से जो कैप बनाने थे, कैप का जो कॉन्ट्रैक्ट उसने करना था और प्रॉफिट होने थे, वो नहीं हो पाएंगे, वो स्पेशल डैमेजेस इस केस में अलाउ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कम्युनिकेट नहीं किया। वो कह रहे हैं भाईजान यहाँ पे बता रहा है, मेरा भाई थोड़ा आगे आ जा यार, ताकि ना आवाज, हाँ क्लियरली आवाज नहीं ना जाती तो मैसेज सही नहीं आता। इधर आ जा मेरा भाई, इधर आवाज, आपकी आवाज आ रही मेरी। मैंने ये कहा था, उसने लफ्ज बोला यहाँ पे इंटेंड्स। इंटेंड्स का मतलब क्या है?
उसका अपना इरादा उसके दिमाग में है। यहाँ पे लफ्ज अगर होता ना कम्युनिकेट या स्टेटेड तो सेड, तो फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते कि कम्युनिकेट किया। 21, ये बात बहुत बड़ी नहीं थी, आप जिस जगह से देख रहे हो ना वो छोटी लग रही है मुझे, बड़ी बहुत। क्या बड़ी बात है इसमें, क्या बड़ी? Anwar, a tradesman leaves goods at Salim's house by mistake. Salim treats the goods as his own and consumes them. Anwar had to buy the goods from market next day. Is Salim liable to pay anything to Anwar? नहीं, ये तो वो कुजाई कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल नहीं लग रही, ये तो कुजाई कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल है। तो ब्रीच तो उधर भी होता है, कुजाई कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसके डैमेजेस भी अलाउ होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो क्या होगा? वही जो मार्केट प्राइस है। अब इसका नुकसान कितना हुआ? ये ऑर्डिनरी डैमेजेस हैं कि भाई जितना आपने फ्रूट इस्तेमाल कर लिया, गलती से आपके घर छोड़ गए थे, आपने उसको इस्तेमाल ही कर लिया, अब हमने मार्केट से जितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करके फ्रूट दोबारा लाना पड़ा, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ऐसा सवाल टेस्ट में भी आया था। शाबाश। नेक्स्ट 22। अच्छा, ये जरा इसमें अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो आपने क्वेश्चन को गौर से और अमाउंट्स को भी कैलकुलेट करना है। जब क्वेश्चन में अमाउंट्स इन्वॉल्व हो, डेट्स इन्वॉल्व हो, क्या केस स्टडी के सोल्यूशन में अमाउंट्स और डेट्स होनी चाहिए कि नहीं? क्या जनरली बात कर दें, जब केस स्टडी के क्वेश्चन में क्लियरली डेट्स और अमाउंट्स इन्वॉल्व हो, हमारे सोल्यूशन में भी डेट्स और अमाउंट्स होनी चाहिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को गौर से, इसमें अमाउंट्स आपने कैलकुलेट करनी है। बिलाल कॉन्ट्रैक्टेड टू पे ₹500,000 टू जमाल फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल फॉर ए स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से स्पेसिफिक ऑर्डर आया, उसने कहा उसके लिए 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। बिलाल क्लियरली स्टेटेड दैट इन केस ऑर्डर इज नॉट फुलफिल्ड ही विल लूज प्रॉफिट और ₹200,000। उसने कहा भाईजान ये ना समझना कि अगर तुम लेट आए तो फिर कहा अच्छा सर लेट आया हूं तो कोई बात नहीं, 2 दिन में जो प्राइस का फर्क है वो प्राइस मेरे से ज्यादा ले लें। ऐसी बात नहीं है, बल्कि स्पेशल डैमेजेस भी अलाउ करने पड़ेंगे। क्यों? कम्युनिकेट कर दिया। जमाल डिड नॉट डिलीवर द रॉ मटेरियल। बिलाल कुड बाय द रॉ मटेरियल फ्रॉम मार्केट फॉर ₹600,000 but did not do that and filed a suit for recovery of special damages। अच्छा, वो कह रहा है कि मार्केट में भी ये मटेरियल मौजूद था, मार्केट में भी मटेरियल मौजूद था। अगर बिलाल चाहता तो 5 लाख का जो एग्रीमेंट किया है उसने, चीजें टाइम पे डिलीवर नहीं हुई, वो वही चीजें किसी दूसरे से 6 लाख में बाय कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने कहा मुझे क्या जरूरत है, अब मुझे पैसे मिल तो जाएंगे। 2 लाख बता दिया, बिल्कुल 2 लाख बता दिया है, इसको मिल जाता। अगर तो मार्केट में अल्टरनेट ऑप्शन ना होती तो इसे 2 लाख ही मिलना था, लेकिन मार्केट में अल्टरनेट ऑप्शन थी 6 लाख में। जरा सा इसने सिर्फ इतना करना था, काम क्या? बाय करना था, तो नुकसान मिनिमाइज हो जाता। बट डिड नॉट डू दैट एंड फाइल्ड सूट फॉर रिकवरी ऑफ स्पेशल डैमेजेस ऑफ 200,000। हाउ मच डैमेज बिलाल कैन रिकवर? 1 लाख। इसमें कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व है? हाँ, ड्यूटी ऑफ एग्रीड पार्टी टू मिनिमाइज डैमेजेस, अवॉइड कर सकता था जी। नहीं, फिर 2 लाख नहीं देने पड़ते, फिर 1 लाख देना पड़ता। अगर ये 6 लाख का बाय करके गवर्नमेंट को डिलीवर कर देता तो गवर्नमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट वो तो हो गया इसको। इसका मतलब है स्पेशल डैमेजेस उस सूरत में 0 होते। अगर ये बिलाल 6 लाख वाला सामान खरीद लेता तो इसका स्पेशल डैमेज कोई होता? नहीं होता, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता। स्पेशल डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेज कोई होता? ऑर्डिनरी डैमेज, वो कितनी अमाउंट का? 1 लाख। 1 लाख अलाउ। अब इस वक्त भी 1 लाख ही अलाउ होगा। क्यों? और स्पेशल, क्योंकि ये हालांकि एक्चुअली 2 लाख का नुकसान हुआ है, लेकिन वो उसको अवॉइड कर सकता था, मिनिमाइज कर सकता था अगर चाहा, उसने नहीं किया। क्लियर हो गई ये बात?
नेक्स्ट 23, आबिद took a shop on rent from Hamid and paid 1 month's rent in advance. Hamid could not give possession of the shop to Abid. Abid chose to do no business for 8 months. उसने उसे पोजेशन नहीं दी. आबिद ने भी कहा भाई बिजनेस करना है तो तुम्हारी ही दुकान पे करना है, ठीक है, अब मैं फारिग बैठा हूं. चूज नॉट टू डू बिजनेस फॉर 8 months. दो देयर वर अदर शॉप्स अवेलेबल इन द विसिनिटी. हालांकि उसी इलाके में दूसरी शॉप्स भी थी जिन पे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता था. Abid sued Hamid for breach of contract and claimed damages for loss suffered. How much can he recover? कितना रिकवर कर सकता है वो सिर्फ उतने अरसे तक के लिए रिकवर कर, एक तो एडवांस वापस ले सकता है और दूसरा अपनी बेरोजगारी की वजह से सिर्फ उतने अरसे का डैमेज क्लेम कर सकता है जितना अरसा वो बेरोजगार रहता, जितने अरसे तक अल्टरनेट कोई अरेंज ना कर लेता. अब इसने चूंकि अल्टरनेट खुद ही अरेंज नहीं किया, खुद हालांकि कर सकता था, क्या इसे ये 8 महीने का 8 मंथ के लिए डैमेजेस में होने चाहिए? क्यों? वो ये कह रहा है कि मैं बेरोजगार तो इस बंदे की वजह से हुआ, इसने मुझे शॉप की पोजीशन नहीं दी. सर उसके पास ऑप्शन थी कि वो इस लॉस को मिनिमाइज करना चाहता तो कर सकता था. ऑप्शन थी, लॉस को मिनिमाइज करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन नहीं किया, खुद घर बैठा रहा कि डैमेजेस मिल जाएंगे. इस सिचुएशन में ला जो जानबूझ के इसने डैमेजेस को बढ़ाने के लिए घर बैठा रहा, क्या डैमेजेस अलाउ होंगे? नहीं होंगे. कंसेप्ट कौन सा इन्वॉल्व है इसमें? इट इज ड्यूटी ऑफ एग्रीड पार्टी टू मिनिमाइज द लॉस. 24, Asfa singer contacts with Behzad, the manager of a theatre, to sing at his theatre for 2 nights in every week during next. ये पहले भी कई दफा एग्जांपल आई हुई है. And Behzad engages to pay her for ₹100,000 for each night's performance. On the 6th night, Asfa willfully absents herself from theatre. willfully का मतलब क्या बता रहा है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. एंड बेहजाद इन कॉन्सिक्वेंस रिसिड्स द कॉन्ट्रैक्ट. बेहजाद बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट रिसिड कर सकता है. कैन बेहजाद क्लेम एनी डैमेजेस? बिल्कुल. उसे अब नहीं, एक तो यह है कि जो प्रीवियस नाइट्स की पेमेंट करनी है वो तो आसफा का राइट है. अब बेहजाद काउंटर में रूट की वजह से बेहजाद की डैमेजेस क्लेम कर सकता है. इसके एब्सेंट होने की वजह से जितने उसके कस्टमर्स कम हुए वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है उसका. क्लियर? नेक्स्ट ये हो गया था. अच्छा इसमें बताइए फिर, इसमें ऑर्डिनरी 2 डैमेजेस थे. एक था जो टाइम पे गुड्स डिलीवर नहीं हुई तो उसे हाई प्राइस पे करके मार्केट से चीज खरीदनी पड़ी. ये कौन से डैमेज थे? ऑर्डिनरी. और दूसरा था कि मार्केट से जब चीज खरीदी तो उसे आगे सप्लाई करते करते कुछ टाइम लगा, जिसकी वजह से एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे उसे नुकसान उठाना पड़ा. क्या ये जो स्पेशल डैमेज है ये क्लेम कर सकता है? क्लेम कर सकता है. अगर उसने कम्युनिकेट किया हो तो क्लेम कर सकता है, वरना नहीं. 0.6 मिलियन टू JL ये क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये 2 मिलियन जो है, ये 2 मिलियन क्या हुआ? 2 मिलियन ऑर्डिनरी डैमेजेस है. और 0.6 मिलियन, क्या 0.6 मिलियन क्लेम हो सकता है? नहीं हो सकता. अगर क्या क्वेश्चन को गौर से पढ़ के देखे, कहीं पे बता, इंडिकेशन तो नहीं दे रहा, तो देखे कहीं फिर वही ना आ जाए वो स्टेट इंटेंट और स्टेट का फर्क. इस अल्फाज से आपने फर्क को ढूंढने की कोशिश करना. देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें. कहीं पे सलीम के उसने जब्बार लिमिटेड के बारे में बताया, वर टू बी डिलीवर्ड इन दिमत. सलीम आल्सो एंटर्ड इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑनवर्ड सेल ऑफ दीज व्हीकल्स टू जब्बार लिमिटेड. हाउएवर बताया नहीं, तो चूंकि कम्युनिकेट नहीं किया. इसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास. एक तो ये कि हम एक ही बात लेके चलें ऑप्शन कि उसने चूंकि कम्युनिकेट नहीं किया क्लेम नहीं कर सकता. और दूसरी जो कि मेरे ख्याल में निस्बतन बेहतर ऑप्शन है वो क्या होगी कि दोनों पॉसिबिलिटीज बताए. इफ JL कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेटेड क्लेम कर सकता है, और अगर कम्युनिकेट नहीं हुआ क्लेम नहीं कर सकता. नेक्स्ट 26, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमिनिंग कंपनसेशन फॉर लॉस ऑन डैमेज कॉस्ट ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस 2 तरह के होंगे.
ऑर्डिनरी और स्पेशल। क्या ऑर्डिनरी का रूल्स बता देंगे? कम्युनिकेट किया हो या ना किया हो अलाउ करेगा। और नॉर्मली क्या होता है? एक्चुअल लॉस इज अलाउड है। एक्चुअल लॉस जो कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फर्क होता है। और स्पेशल डैमेजेस का रूल क्या है? ये भी लॉस हुआ है तो होगा, हवाई वाला नहीं होगा। एक्चुअल लॉस से क्या मुराद है? जो हो चुका, जो एग्जिस्ट कर रहा था हो चुका। वो हवाई के फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट आता वो अब नहीं आएगा, वो नहीं। एक्चुअल लॉस से मुराद वो नहीं है। उसको हम क्या कहते हैं भला? टू रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। जी बिल्कुल ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं आज के लास्ट कंसेप्ट, इस चैप्टर के लास्ट कंसेप्ट की तरफ। और लास्ट कंसेप्ट क्या है? पेनल्टी। पेनल्टी किसे कहते हैं ये सुन लें। बाज़-औक़ात कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया जाता है अमाउंट के बारे में, अमाउंट के बारे में, कि अगर किसी एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो दूसरी पार्टी को पेनल्टी के तौर पे 10 लाख रुपए अदा करेगी। ठीक है। हालांकि ये जो डैमेजेस हैं ये नॉर्मली डिसाइड होते हैं जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, तब हिसाब किताब लगाया जाता है कि हमें कितना एक्चुअल लॉस हुआ और वो एक्चुअल लॉस ही क्लेम किया जाएगा। भाई ठीक है ना। पहले से ही अगर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट में कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में 10 लाख रुपया फॉल्टी पार्टी एग्रीड पार्टी को अदा करेगी, आपके ख्याल में बताइए क्या ये एक्चुअल लॉस है? हुआ ही नहीं। ये एक्चुअल लॉस, ये तो उन्होंने अंदाजा है, एस्टिमेट है। क्या जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये अमाउंट पे होनी चाहिए, या कि रीजनेबल जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो एक्चुअल लॉस होना चाहिए कि ये एक्सपेक्टेड अमाउंट? हालांकि एग्री कर चुके हैं, एग्री कर चुके हैं कि 10 लाख रुपए होगा अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी ने किया। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, सारा कंसेप्ट इसी पॉइंट पे है कि एग्रीड अमाउंट पे होनी चाहिए, जो कि एग्री तो है लेकिन एक्चुअल नहीं है, या कि एक्चुअल लॉस जो हुआ पार्टी को वो पे होना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है एग्रीड? एक्चुअल चाहे कुछ भी ना हुआ हो, एक्चुअल चाहे कुछ। कितने ख्याल है कि एक्चुअल पे होना चाहिए चाहे एग्री? जो कम होगा। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है जो कम होगा? ये इसकी क्या रीजन है, क्यों कम होगा? टैक्स में पढ़ा था, टैक्स में क्या पढ़ा था? विच एवर इज लो। जी बिल्कुल, जो कम होगा ये कंसेप्ट ठीक है। लॉ ये कहता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा लेते हैं ना कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में फॉल्टी पार्टी एग्रीड पार्टी को 10 लाख पे करेगी, इसका नाम रखा है उन्होंने पेनल्टी। इसे क्या कहते हैं? इसे डैमेजेस का नाम नहीं देते, क्योंकि ये बेसिकली डैमेजेस तो एक्चुअल होते हैं ना, ये एस्टिमेटेड है, एस्टिमेट। इन्हें नाम दिया गया पेनल्टी। एक तरह का फाइन का ले डैमेजेस है। लॉ ये कहता है कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, हम एक तरफ देखेंगे वो स्टेटेड अमाउंट क्या हुई है, पेनल्टी की अमाउंट 10 लाख, दूसरी तरफ एक्चुअल लॉस भी कैलकुलेट होगा, एक्चुअल लॉस भी कैलकुलेट होगा कि कितना है। दोनों में से जो कम होगा वो क्लेम होगा। यानी अगर दोनों को जो पेनल्टी है वो 10 लाख लिखी है कॉन्ट्रैक्ट में, लॉस हुआ 6 लाख का, 6 लाख का, और अगर लिखा हुआ है 10 लाख, लॉस हुआ 16 लाख का, 16 लाख नहीं 10 लाख होगा। इसका मतलब ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी को लिखवा देना बेवकूफ़ी का काम है। ये आपकी फेवर में बात नहीं जाएगी, अगेंस्ट जाएगी। जो बंदा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है उसकी तो फेवर में चली जाएगी।
ठीक है, लेकिन जो एग्रीड पार्टी है उस इसलिए ये नहीं लिखवाना चाहिए। क्यों नहीं लिखवाना चाहिए? क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी की अमाउंट लिखवाई गई है तो फिर पेनल्टी की अमाउंट और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लोअर वाला अप्लाई होगा, वो पे होगा। यही आपको समझा रहा है। पेनल्टी का मतलब क्या है? पार्टीज फिक्स एन अमाउंट विच विल बी पेड ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी स्टार्ट में ही, यहां पे नोट कीजिए, कब डिटरमिन कर लेते हैं? स्टार्ट में ही, कि अगर जिसने ब्रीच किया तो वो दूसरी पार्टी को ये अमाउंट पे करेगा। कोर्ट इस सूरत में भी सिर्फ रीजनेबल डैमेजेस अलाउ करता है। ठीक है, रीजनेबल से मुराद एक्चुअल लॉस और पेनल्टी की अमाउंट विच एवर इज लोअर। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जाम्पल जरा गौर से सुनिएगा। लोन एग्रीमेंट है जिसमें एक शर्त रखी गई थी कि अगर लोन का इंटरेस्ट रेट है 12%, 12%, और कहा गया था दूसरी पार्टी को कि आपने इस टाइम पे 6 महीने बाद लोन को रीपे करना है या उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अगर आपने ड्यू डेट पे लोन को रीपे नहीं किया तो इंटरेस्ट रेट 12% से बढ़ के 50% हो जाएगा। ये स्टार्ट में ही एग्री कर लिया। अब आप बताइए, ये जो 12 से बढ़ के 50% हो रहा है, ये आपके ख्याल में एक्चुअल लॉस है या कि पेनल्टी है? पेनल्टी। एक्चुअल लॉस कितना होगा भला इसमें डिले होता है? वो तो 12% ही होगा। एक्चुअल लॉस कितना होगा? 12%। तो ये जो ऊपर 50% कह दिया ये पेनल्टी है। अब अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्टी ड्यू डेट पे इंस्टॉलमेंट लोन पे नहीं कर पाती, तो विच एवर, तो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा? 50% या 12%? 12%। क्यों? उन्होंने एग्री किया हुआ था 50% होगा। याद रखें, आपका जो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट होता है ना, ये भी लॉ की बनाई हुई रेगुलेशंस के मुताबिक होता है। ठीक है, हमारा में, हाँ, ये दरमियानी रास्ता है, रीजनेबल है ना, इसमें दोनों विन विन सिचुएशन है। तो ये पेनल्टी वाली बात समझ आई? शाबाश। अभी आगे रूल्स कुछ लिखे हुए हैं। रूल्स ये मैंने वो किताब पे भी लिखे हुए हैं कि ऑर्डिनरी डैमेज के रूल क्या हैं, स्पेशल डैमेजेस के रूल क्या हैं। इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं। जो बुक में लिखे हुए हैं आप उन्हीं को रीड करें। जी, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट डैमेजेस। अच्छा, अब मेरा ख्याल है टाइम है हमारे पास, तो हम कुछ मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ना 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 ना, कल भी जल्दी छुट्टी दे दी थी आपको। आज टेस्ट है आपका, कल 1:30 बजे नहीं छुट्टी दी यार। 4-5 क्वेश्चन अब फुड़का देते हैं। आज आपका टेस्ट है। कितने स्टूडेंट्स टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे? अच्छा, कर लिया। और कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट कर लेते हैं? डिस्कस में रहा है। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, हिम्मत करें, 5 मिनट छोटे छोटे। अभी चले, अच्छा चले, वोटिंग करवा लें पूरी ईमानदारी का, जिसके वोट ज्यादा हो वैसे करें। ठीक है। और ये हाइब्रिड क्लास वाले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भी वोट कास्ट करना है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि अभी क्लास आगे ये क्वेश्चन जो है ये हम डिस्कस कर लें? अभी टाइम है हमारे पास, 10 मिनट है। अभी 10 मिनट है। कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि इस 10 मिनट में क्वेश्चन डिस्कस कर लेने चाहिए? और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि क्वेश्चन कल डिस्कस करें, आज नहीं? चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।